Hello and good morning, students. Welcome to our online session. Students, this is the 8th part of chapter 2, that is Resources of India part 2. Let's recall the first what we read in the last part of the video, that is 7th part. We read minerals, types, distribution, importance and its conservation. And students, we read the whole part in detail. So, yesterday we have discussed till here. Today, we are going to discuss from here. So, today we are going to start from 2.7 power resources, types, distribution, uses and its conservations. So, students, today we will read types, distribution, uses and conservation of power resources. So, students, let's begin. Man is an active being. He uses power to perform each activity. It means कि man एक active being है, human being एक active being है और वो अपनी हर activity को perform करने के लिए power का use करता है. In ancient times, his activities were limited. Slowly he started using power resources like animals, wood, air and water with the development of civilization. It means कि पुराने समय में, प्राचीन समय में मैन की एक्टिविटीज लिमिटेड थी. मतलब ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज थी वो क्या थी? लिमिटेड थी. लेकिन डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन के साथ साथ उसने धीरे धीरे पावर रिसोर्सेज का यूज करना स्टार्ट किया, जैसे एनिमल्स, वुड, एयर एंड वाटर. धीरे धीरे वो उनका यूज करना उसने स्टार्ट किया. बट नाउ बेसिक रिसोर्सेज लाइक कोल, मिनरल ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी आर यूज फॉर ऑपरेटिंग मशीन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन दिस टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इस टाइम में, अब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का टाइम चल रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इस टाइम में अब वो सारे बेसिक रिसोर्सेज जैसे कोल, मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का यूज करता है मशीन्स और ट्रांसपोर्टेशन को ऑपरेट करने के लिए. ठीक है. तो अब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का टाइम आया, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टाइम पीरियड में वो कोल हो गया, बेसिक रिसोर्सेज जैसे कोल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सब का यूज करता है मशीन्स और ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए, इन सारी चीजों को ऑपरेट करने के लिए. अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ दीज पावर रिसोर्सेज बोथ आर नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ दीज पावर रिसोर्सेज, इन पावर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और इनका यूज दोनों ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सो वी कैन से दैट द सोर्सेस ऑफ पावर which are used by man for its different activities are known as power resources. तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गया. तो पावर रिसोर्सेस क्या होते हैं हम इसमें बताएंगे आपको. सो हम ऐसा कह सकते हैं कि मानव अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए पावर के जिन रिसोर्सेस का यूज करता है वे पावर रिसोर्सेस कहलाते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि मानव अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए पावर्स के जिन रिसोर्सेस का यूज करता है उन्हें पावर रिसोर्सेस कहते हैं. ओके. पावर रिसोर्सेस मे बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. पावर रिसोर्सेस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जा सकता है. द फर्स्ट इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस एंड द सेकंड इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस. तो फर्स्ट को हम बोलेंगे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस और दूसरा कौन सा है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस. So students, exhaustible resources are those resources which are limited and exhaust with the use. Exhaustible resources ऐसे resources होते हैं जो limited होते हैं और use के साथ समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. For example, coal, petroleum and natural gas, etc. और इसके examples हैं आपके coal, petroleum और natural gas. Now, renewable resources do not exhaust. लेकिन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, मतलब खत्म नहीं होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी एक्सेट्रा. तो ये इसके एग्जांपल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. नाउअडेज पावर रिसोर्सेज आर द बेसिस ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट. आज के दिनों में पावर रिसोर्सेज जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट का बेसिस है. डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, transportation and other commercial industries are based on availability of these power resources. It means कि जो different activities हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो भी सारी और कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उन सब का जो बेस है वो क्या है? इन पावर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी. इन पावर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है इनका बेसिस है.
Exhaustible resources are considered important because of their utility. At the same time, they become more important because of the doubt they will be exhausted. It means कि exhaustible resources जहां अपनी उपयोगिता के कारण important consider किए जाते हैं, वहीं समाप्त होने की आकांक्षाओं ने उन्हें और भी important बना दिया है. ओके, तो ये है exhaustible resources में. Renewable resources can be replenished and will be available in future. Renewable resources की भरपाई की जा सकती है और ये फ्यूचर में अवेलेबल हो सकते हैं. The availability of these resources have become very important because man is very much dependent on them. तो इन resources की availability जो है वो बहुत important बन गई है क्योंकि मनुष्य मानव पूरी तरीके से इन्हीं के ऊपर डिपेंड है. After independence, power resources have increased rapidly in India. Independence के बाद power resources बहुत तेजी से इंडिया में increase हुए हैं. Government is also making continuous effort to empower country regarding power resources. It means कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो कंटिन्यूसली अपने एफर्ट्स लगा रही है देश को सशक्त बनाने में, पावर रिसोर्सेस में. देश को पावर रिसोर्सेस में सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रही है. विदाउट दिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी इज इम्पॉसिबल. और बिना इसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी इम्पॉसिबल है. ठीक है, बिना पावर रिसोर्सेस के डेवलपमेंट के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी भी इम्पॉसिबल है. मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, माइनिंग एंड फ्यूल आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन. और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, माइनिंग और जो फ्यूल है वो इसी डायरेक्शन में काम कर रही है. ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पावर रिसोर्सेज इन इंडिया इज एज फॉलोज. तो जो प्रेजेंट स्टेटस है पावर रिसोर्सेज का इंडिया में वो इस तरीके से है. सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पावर रिसोर्सेज इन इंडिया इज एज फॉलोज. तो पावर रिसोर्सेज का प्रेजेंट स्टेटस जो इंडिया में उस तरीके से है. फर्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. So coal, petroleum, natural gas and electricity. So these are the conventional source of energy. तो second है non-conventional source of energy. So non-conventional source of energy में क्या आता है? Solar energy, wind energy, bioenergy, geothermal energy, etc. So solar energy, wind energy, bioenergy and geothermal energy are the non-conventional source of energy. Now the first point is coal. तो हम coal read करेंगे. तो कोल पावर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. द क्रेडिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन गोज टू कोल. तो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट का क्रेडिट जो है वो कोल को जाता है. इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज. इसे इंडस्ट्रीज की मदर कहा जाता है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ मेटामॉर्फोस फॉर्म ऑफ वेजिटेशन लाइंग buried under the rock for ages. It is found in sedimentary rocks. कोयले का निर्माण वनस्पतियों के विघटन से हुआ है. जो वनस्पतियां थी वो पत्थरों में दब गई और कई सालों बाद यह बना. और जो कोल है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है. सो इट हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यह वर्ल्ड में बहुत इम्पोर्टेंट बना हुआ है. इट इज यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज in producing electricity and making different things like cosmetics, nylon, button, etc. इसका यूज इंडस्ट्रीज में डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने और डिफरेंट तरह की थिंग्स बनाने में इसका यूज, जैसे कॉस्मेटिक्स, नायलॉन, बटन एक्सेट्रा बनाने में इसका यूज किया जाता है. इट इज अ बेसिक फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज ड्यू टू द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स: प्रोड्यूस वाटर वेपर, गिव हीट एंड मेल्ट्स मेटल्स. इट मींस कि ये बेसिक फ्यूल है कई सारी इंडस्ट्रीज में अपने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से. अपने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोड्यूस हीट, प्रोड्यूस वाटर वेपर एंड हीट देने और मेटल को मेल्ट करने के कारण आधारभूत शक्ति साधन बना हुआ है. कार्बन इज अ मेन इनफ्लेमेबल एलिमेंट इन कोल. कार्बन जो होता है इसमें मेन इनफ्लेमेबल एलिमेंट होता है कोल में. बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ कार्बन, 4 टाइप्स ऑफ कोल इज फाउंड इन इंडिया. चार क्वांटिटी, कार्बन की क्वांटिटी के बेस पर कोल को 4 टाइप्स में पाया गया है. 4 टाइप्स में ये पाया गया है. Now students, 4 types of coal. The first is anthracite. So anthracite means it is the best quality coal. ये best quality का होता है. 85 to 95% of carbon is present in this type of coal. इस कोल में 85 से 95% कार्बन प्रेजेंट होता है. इट इज ब्राइट एंड वेरी हार्ड. ये बहुत ब्राइट होता है, चमकीला होता है और हार्ड रहता है. इट बर्न्स स्मोकलेस एंड गिव मोर हीट. ये जलने पर धुआं नहीं देता और ये बहुत ज्यादा हीट जो है वो देता है. ठीक है, गिव मोर हीट.
ठीक है, जलने में धुआं नहीं छोड़ता, बहुत ज्यादा हीट देता है। सेकंड टाइप है आपका बिटुमिनस। इट इज सेकंड ग्रेड कोल कंटेनिंग 70 to 80% ऑफ कार्बन। इट इज ब्लैक इन कलर एंड गिव लेस स्मोक व्हेन बर्न। ये सेकंड ग्रेड कोल होता है, इसमें 70 to 80% कार्बन प्रेजेंट होता है, ये ब्लैक कलर का होता है और जलने पर ये कम धुआं देता है। ठीक है, लेस स्मोक, गिव्स लेस स्मोक। ठीक है, कम धुआं देता है जलने पर। थर्ड है ब्राउन और लिग्नाइट। ठीक है, थर्ड टाइप है ब्राउन और लिग्नाइट। इट इज पुअर क्वालिटी कोल। ये पुअर क्वालिटी का कोल होता है। 40 to 55% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस कोल। 40 से 55% कार्बन जो इसमें प्रेजेंट होता है। इट गिव्स मोर स्मोक व्हेन बर्न, और ये जो है जलने पर बहुत धुआं देता है। फोर्थ है पीट। दिस इज प्राइमरी फॉर्म ऑफ कोल। ये प्राइमरी फॉर्म है कोल का। इट इज डिपॉजिटेड इन द सैलो पीट ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ वेजिटेशन। यह उतने गड्ढों में पाया जाता है, डिपॉजिट हो जाता है वेजिटेशन के डिसइंटीग्रेशन होने से। कार्बन कंटेन इज 20% एंड कंटेन्स 80% ह्यूमिडिटी। इसमें 20% कार्बन होता है, 80% ह्यूमिडिटी होती है। ओके, तो ये हमारा 4 टाइप का कोल। सो स्टूडेंट्स, कोल प्रोडक्शन एंड कोल रिजर्व्स इन इंडिया। So India ranks third in world in the production of coal. It means कि जो इंडिया है वो कोल के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है, इट इज प्लेस्ड आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद है। कोल प्रोडक्शन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1774। ठीक है, तो कोल का जो प्रोडक्शन है इंडिया में, कोल का जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो कब स्टार्ट हुआ था? 1774 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इंडिया इज प्रोड्यूसिंग 4.7% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। तो एट प्रेजेंट इंडिया वर्ल्ड का 4.7% कोल प्रोड्यूस कर रहा है। कोल contribute 67% of commercial energy used in the country and 70% in the production of electricity. It means कि देश में खत्म होने वाली कमर्शियल एनर्जी में 67% पार्ट की पूर्ति कोयला कर रहा है, और भारत के कुल विद्युत उत्पादन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कोयले का कंट्रीब्यूशन 70% है। कितना है? 70% है। इट रैंक 7th इन द कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया की क्या पोजीशन है देखा जाए तो उसमें कोल के रिजर्व की दृष्टि से, कोल के रिजर्व की दृष्टि से इंडिया की 7th पोजीशन है। इट इज द 7th पोजीशन। टोटल एस्टिमेटेड कोल रिजर्व इज 253,301 मिलियन टन्स। तो इतने मिलियन टन जो है टोटल जो है कोल रिजर्व है। कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। तो कोल के जो रिजर्व है वो झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में है। ओके, नाउ कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज। कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज इस तरह से हैं। कोल इन इंडिया ऑकर्स इन द रॉक्स ऑफ गोंडवाना पीरियड एंड द टर्शरी पीरियड। On the basis of this, there are two main coal producing region in India. It means कि भारत में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना पीरियड और टर्शियरी पीरियड की चट्टानों से होती है। इस बेसिस पर भारत में दो प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है गोंडवाना कोल फील्ड। तो ये देखेंगे हम। Most of the coal in the country occurs in these rocks. 96% coal reserves and 99% coal production of India are located in this region. Coal fields of Jharkhand, West Bengal, Orissa, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Maharashtra are of Gondwana period. Good quality bituminous coal is found in this region. देश में सर्वाधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में मिलता है। देश के टोटल रिजर्व का 96% तथा प्रोडक्शन का 99% इसी क्षेत्र से उत्पादित होता है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कोयला क्षेत्र गोंडवाना पीरियड के हैं। इन क्षेत्रों में उत्तम किस्म का कोयला मिलता है। नेक्स्ट है हमारा टर्शियरी कोल फील्ड। तो सेकंड हमारा टर्शियरी कोल फील्ड। 1% of total production of coal in India is obtained from this coal field. The states of Assam, Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu, etc. are situated in this coal region. Here, lignite, the inferior type of coal is found. भारत में कुल उत्पादित कोयला का 1% इस क्षेत्र से प्राप्त होता है। असम, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु आदि राज्य इस कोयला क्षेत्र में हैं। यहाँ लिग्नाइट प्रकार का घटिया कोयला मिलता है। Now, main coal fields of India are shown in the map of India. तो इंडिया के जो मेन कोल फील्ड्स हैं वो इंडिया के मैप में शो किए गए हैं। दे आर रानीगंज, जरिया, चंद्रपुरा, बोकारो, कर्णपुरा, कोखा, सिंगरौली,
तातापानी, हिमगिर, तालचेर, सिंगरौनी, पैराघाटी, काटापल्ली, माकुम, कामपटी, वेनेला, पलामा, करेवा, पांदो. So these are the main coal fields of India are shown in the map. So आप मैप में भी देख सकते हो, ये शो किए गए. तो ये सारे एरियाज हैं, ये सारे फील्ड्स हैं, मेन कोल फील्ड्स हैं जो शो की गई हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिनरल ऑयल. So oil extracted from the interior of the earth is known as saline mineral oil. It means कि interior of the earth से निकाला जाने वाला, means पृथ्वी के अंदर से निकाला जाने वाला ऑयल saline mineral oil कहलाता है. It is also known as petroleum. इसे पेट्रोलियम भी कहते हैं. It is found with saline water and gases in the interior of the earth. It means कि interior of the earth में यह saline water और गैसों के साथ मिला रहता है. Water is present in the lowermost layer, then oil and the gases in the uppermost layer. It is found in sedimentary rocks. It is consists of 90 to 98% of hydrocarbons and remaining part consists of oxygen, nitrogen, sulfur and organic substances. Means mineral oil सदैव sedimentary rocks में मिलता है. मिनरल ऑयल में 90 to 98% तक हाइड्रोकार्बन तथा रिमेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मात्रा पाई जाती है. Now, use of mineral oil is increasing with the development of science and technology. मिनरल ऑयल का यूज साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ इंक्रीज हो रहा है. इट इज यूज एज फ्यूल इन द डीजल इंजन्स, एरोप्लेन्स एंड मोटर व्हीकल्स. इसका यूज फ्यूल की तरह डीजल इंजन्स में, एरोप्लेन्स में और मोटर व्हीकल्स में किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एंड फॉर हीट एंड लाइट. इसका यूज एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है, हीट और लाइट के लिए. Petrol and diesel, kerosene gas, etc. are manufactured by refining the mineral oil in the oil refineries. मिनरल ऑयल को ऑयल रिफाइनरीज में रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन गैस आदि बनाया जाता है. Now, main causes of increasing uses and importance of mineral oil. मिनरल ऑयल के बढ़ते उपयोग और महत्व के प्रमुख कारण. फर्स्ट है इट्स ट्रांसपोर्टेशन इज इजी. इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी है. एवरी पार्ट ऑफ इट इज यूजफुल. इसका हर पार्ट यूजफुल है. गिव्स मोर पावर देन कोल की कंपैरिजन में ज्यादा पावर देता है. लेस एफर्ट इज रिक्वायर्ड व्हेन इट इज यूज्ड. जब इसका यूज किया जाता है तो उसमें कम एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया. सो मिनरल ऑयल वाज एक्सप्लोर्ड इन इंडिया इन 1890 and its drilling in Assam was started in 1899. भारत में मिनरल ऑयल की खोज 1890 में हुई थी और 1899 में असम राज्य में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ. एंड मिनरल ऑयल इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. मिनरल ऑयल सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है. एट प्रेजेंट देयर आर 3 मेन मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज इन द कंट्रीज. और एट प्रेजेंट देश के 3 मिनरल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं. द फर्स्ट इज असम ऑयल फील्ड. It is the oldest mineral oil field of India. Here, Digboi oil field is a main oil field having 800 oil wells. The main oil producing areas in Surma Valley of Assam are Badarpur and Masimpur and Patharia. Naharkatia oil field is located on the bank of Dehang रिवर. इट मीन्स कि यह भारत का सबसे पुराना मिनरल ऑयल फील्ड है. यहाँ दिग्बोई तेल क्षेत्र प्रमुख है जिसमें 800 तेल कुएं हैं. असम की सुरमा वैली में बदरपुर, मासिमपुर और पथरिया प्रमुख ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं. और नाहरकटिया ऑयल फील्ड देहांग नदी के किनारे स्थित है, एस्टेब्लिश्ड है. एंड नाउ जो ये जो नाहरकटिया ऑयल फील्ड है ये देहांग नदी के किनारे स्थित है. Hugrijan moraine oil field are located 40 kilometers southwest of Naharkatia. Natural gas is also produced here. About 50 lakh tons of mineral oil is produced from Assam every year. नाहरकटिया से 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट में हुगरीजन मोरेन तेल क्षेत्र स्थित है. यह नेचुरल गैस भी मिलती है. असम में प्रति वर्ष लगभग 50 लाख टन मिनरल्स का प्रोडक्शन जो है वो होता है. नाउ गुजरात ऑयल फील्ड्स. The oil belts in Gujarat extends from Surat to Rajkot. Vadodara, Bharuch, Surat, Kheda, Mehsana are the main oil producing districts. Maximum oil is extracted from Ankleshwar in Gujarat. Oil
field near Gulf of Combes known as Lunaj. Kalol near Ahmedabad is also major producer. Gujarat produces about 50 lakh tons of mineral every year. Means गुजरात में ऑयल बेल्ट सूरत से राजकोट तक फैला है. बड़ोदरा, भरूच, सूरत एवं खेड़ा एवं महसाना मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है. अंकलेश्वर गुजरात में सर्वाधिक तेल उत्पादन करता है. गल्फ ऑफ कॉम्बे को लुनेज भी कहते हैं. अहमदाबाद के पास किलोल भी एक प्रमुख प्रोड्यूसर है. गुजरात प्रतिवर्ष 50 लाख टन मिनरल ऑयल का प्रोडक्शन करता है. Now, the third is offshore areas. Oil is also found in offshore seas. जो ऑयल है वो ऑफशोर सीज में भी पाया जाता है. Oil is found at Bombay High located in Arabian Sea 176 kilometers northwest of Mumbai. About 200 lakh tons of mineral oil is produced every year from here. It means कि मुंबई नगर से 176 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में स्थित मुंबई हाई मीन्स बम्बई हाई भारत का प्रमुख तेल क्षेत्र है. यहाँ से हर वर्ष प्रति वर्ष 200 लाख टन 200 लाख टन मिनरल ऑयल का प्रोडक्शन किया जा रहा है. Other major offshore oil producing areas are Basin, Combe Basin, Kaveri Basin and Godavari Basin. इसके अतिरिक्त बसीन, कॉम्बे, कावेरी एवं गोदावरी बेसिन भी मिनरल ऑयल के मेन ऑफशोर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं. नाउ ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया. यहाँ पर कुछ इंडिया की ऑयल रिफाइनरीज दी हुई हैं जिसमें हमारी फर्स्ट है दिग्बोई असम, सेकंड है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, थर्ड है बरौनी बिहार, फोर्थ है कोयली गुजरात, फिफ्थ है हल्दिया वेस्ट बंगाल, फिफ्थ है और सिक्स्थ है मथुरा उत्तर प्रदेश, सेवेंथ है मंगलोर कर्नाटक एंड एट्थ है बटिंडा पंजाब, नाइन्थ है आपकी नुमालीगढ़ असम एंड टेंथ है हमारी ट्राम्बे महाराष्ट्र, 11th है हमारी नूनामाटी जो असम में है, 11th और 12th है कोची केरला, 13th है हमारी चेन्नई तमिलनाडु 13 और 14 है बोंगईगांव असम, 15 है हमारी पानीपत हरियाणा एंड 16 है हमारी जामनगर गुजरात, 17 है हमारी नारीमनम तमिलनाडु और 18 अगर हम देखेंगे वो है तातीपाका आंध्र प्रदेश, 19 है बीना मध्य प्रदेश. दीज आर द ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया. नाउ oil reserves and production. Oil production in India is very less than its requirement. Continuous progress in the country is seen after independence, but only 30% of total requirement is fulfilled by domestic production. Rest is fulfilled by importing the oil. It means कि भारत में ऑयल का प्रोडक्शन आवश्यकता से बहुत कम है. इंडिपेंडेंस के बाद देश में मिनरल ऑयल की प्रोडक्शन में काफी प्रोग्रेस हुई है. फिर भी वर्तमान में कुल आवश्यकता का केवल 30% ही भाग डोमेस्टिक प्रोडक्शन से पूरा किया जाता है. रिमेनिंग फुलफिलमेंट इंपोर्ट पर ही निर्भर है. किस पर निर्भर है? इंपोर्ट पर मतलब आयात पर ही निर्भर है. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सर्वे 620 करोड़ टन्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स आर अवेलेबल इन इंडिया. इट मींस कि इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया में 620 करोड़ टन्स जो है ऑयल रिजर्व वो इंडिया में अवेलेबल है. इंडिया में कितना अवेलेबल है ऑयल रिजर्व्स? 620 करोड़ टन्स जो है ऑयल रिजर्व इंडिया में अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सर्वे. Oil refineries. Digboi refinery was the only refinery in India before independence. At present, there are 19 oil refineries in the country. It means कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में ऑयल रिफाइनरी ओनली दिग्बोई में थी. प्रेजेंट में देश में 19 ऑयल रिफाइनरीज हैं. Majority of them are in public sector and some of them are in combined and public private sectors. इनमें अधिकांश मतलब मेजोरिटी जो है वो पब्लिक सेक्टर्स की है और उनमें कुछ जो है वो कंबाइंड सेक्टर की है और कुछ जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स की है. इस तरीके से ये ऑयल रिफाइनरीज हैं.